ताकि लेफ्ट साइड में धातु है और राइट साइड में अधातु है, तो जैसे जैसे हम अधातु की ओर जाते हैं तो क्या होता है, उनका परमाणु साइज कम होते जाता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है परमाणु का साइज घटेगा। देखिए धातुओं का परमाणु बड़ा होता है और अधातुओं का परमाणु छोटा नियर होता है, तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु का साइज ऐसे बड़ा होता है, फिर ऐसे छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, ऐसे करके छोटा होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से केमिस्ट्री स्पेशल में सेट 6। जी हाँ, आज मैं आपको सीजीएल 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें केमिस्ट्री के बहुत ही चुनिंदा प्रश्न इसमें शामिल हमने किया है, जो झारखंड के कई प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के लेवल को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? ठीक है, क्या CaO है, क्या CaOH का होल ट्वाइस है, क्या वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कि क्या वो कैल्शियम है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर। सबसे पहले तो प्यारे मित्रों आपको चूना लेकर आना है। चूना का फॉर्मूला होता है CaO। अब बुझाइएगा तो बुझाने के लिए पानी लाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर पानी डालना है। तो पानी डाल दिया भाई। पानी जैसे ही डाल देंगे तो डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। बुझा हुआ चूना बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। अब देखिए, तो कैल्शियम तो एक होगा, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके 2 गो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी 2 गो है। हम ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिख देंगे। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है लवण। पहले बोल दिया क्या है, ये लवण है। और लवण कैसे बनता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में होता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? क्या वो 7 होगा, कि 7 से अधिक होगा, कि 7 से कम होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, ये आपका हो जाएगा 7 से अधिक। क्योंकि जब हम लवणीय बात करते हैं खारा जल, उसमें पीएच मान जो होता है ना, वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये जो है सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है, जो लवण तैयार होता है, वो एक प्रकार का क्षारकीय लवण होता है। बोलेगा सर ये क्षारकीय लवण क्या होता है? देखिए प्यारे मित्रों, जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया एक प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की होती है। जैसे अगर हम प्रबल अम्ल लेते हैं, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, एक अभिक्रिया ये बनेगा। एक हो जाएगा प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को प्रबल प्रबल ले लें तो वहां पे उदासीनीकरण बनता है, यानी जो लवण बनेगा, जो लवण बनेगा और जो जल बनेगा, तो ये जो लवण है ये उदासीन लवण हो जाएगा। उदासीन मतलब इसमें कोई प्रभाव ना अम्ल का देखने को मिलेगा और ना ही क्षारक का देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रबल हो और एक दुर्बल हो, उस समय जो प्रबल होता है उसका लवण बनता है, यानी इसमें अम्लीय लवण बनेगा और जल बनेगा। और अगर हम प्रबल क्षारक ले लें और दुर्बल अम्ल ले लें तो उस समय जो रिएक्शन में होता है, उस समय जो लवण तैयार होता है, तो वो लवण क्या होता है, क्षारकीय हो जाता है। यानी इस प्रश्न में ये जो लवण है वो क्षारकीय लवण है, इसीलिए इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट के बारे में बोला जा रहा है। बॉक्साइट, बक्सा, बॉक्साइट से बनाया जाता है। आप देखे होंगे कि बक्सा का जो कलर है वो क्या होता है, एल्युमिनियम कलर का होता है। एल्युमिनियम के जैसा लगता है लेकिन एल्युमिनियम का होता नहीं है। लेकिन बॉक्साइट जो अयस्क है, अब बोलिएगा सर अयस्क क्या होता है? तो अयस्क देखिए प्यारे मित्रों, जमीन के अंदर से निकला एक प्रकार का पत्थर का चट्टान होता है, या चट्टान का टुकड़ा होता है, जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है। और धातु की मात्रा अगर ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क, और नहीं तो वो खनिज कहलाएगा। और देखिए जो अयस्क होता है वो एक प्रकार का खनिज है। खनिज 2 तरह की होती है, एक में धातु की मात्रा पाई जाती है वो खनिज, तो उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। और एक नॉर्मल खनिज, उसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे कोयला को ले लीजिए, कोयला भी एक प्रकार का खनिज है। जमीन के अंदर से जब हम निकालते हैं कोई पदार्थ को और उसका अगर हम लोग उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में, तो उसको खनिज के रूप में हम जानते हैं। और अगर उस खनिज के भीतर
धातु की मात्रा पाई जाती हो तब उसको बोलते हैं अयस्क। तो यहां पर हम लोग क्या सीखे, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क कभी होते नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। चलिए अब देखते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। हम जानते हैं ये जो लोहा है, ठीक है, इस्पात को स्टील कहते हैं, तो लोहा को जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर कौन सा परत चढ़ाते हैं। क्या हम तांबा की परत चढ़ाते हैं? तांबा तो हम नामे नहीं सुने होंगे, तो नहीं होगा। चांदी का तो करेंगे ही नहीं, काहे कि बहुत महंगा है भाई, उतना पैसा तो मिलेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं सोना। सोना तो उससे भी महंगा हो जाएगा, यानी बचा क्या, जिंक बचा। और जिंक से जब हम लोग क्या करते हैं, उसका परत चढ़ाते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, या उसको एक तरह से गैल्वेनीकरण भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब बोलेगा सर ये जिंक का परत किस तरह से चढ़ाया जाता है। देखिए मान लेते हैं ये लोहा का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा, जिंक को गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो क्या बन गया, पानी नियर बन गया, मतलब द्रव बन गया। अब इस लोहा को उसमें भुचुक से डालेंगे और ऐसे उठा देंगे तो इसके ऊपर चारों साइड क्या दिखाई देगा, चारों साइड इसमें जस्ता का परत दिखाई देगा। अब वो जस्ता क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिसके कारण उसके अंदर तक, लोहे के अंदर तक उसको जंग से बचा कर रखेगा और जंग लगने नहीं देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन में, जिसे पीओपी के नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप नाम सुने होंगे CaSO4 इंटू 2H2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। और ये जो जल है, ये जल उसमें अगर लग जाए दो जल तो इसको जिप्सम के नाम से जाना जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है प्यारे मित्रों, ठीक है, गर्म करते हैं 373 केल्विन में गर्म करते हैं, तो ये CaSO4 तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाफ H2O होता है, हाफ H2O और प्लस 1.1/2 H2O क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, प्रोपेनॉन में उपस्थित। देखिए आपको हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में एक कीटोन पूछे जा सकते हैं, कीटोन, ठीक है, कीटोन को CO से दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड होता है। दूसरा होता है आपका एल्कोहल जिसका होता है OH। फिर होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपका COOH, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। फिर आपको देखने को मिलेगा हेलोजन में आपका आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर आपका आता है एल्डिहाइड आपको देखने को मिलेगा। तो एल्डिहाइड में होता है CHO, सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड के साथ ही होता है, यानी CHO। और आपका इधर से एल्केन हो गया, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, जिन्हें हम कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, OH है यानी अल्कोहल है, ये तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए CHO यानी एल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा। COOH यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए CO। और एक खास बात है कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ये याद करके रखिएगा। बॉन्ड किस तरह से बनता है, जितना उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, उतना ही उसके पास बॉन्ड पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर है 7, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम किसको बोलते हैं? IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसको स्लो कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? साधारण नाम होता है, कॉमन नेम, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जाना जाता है। लेकिन साइंटिफिक नेम इसका क्या है? IUPAC नेम इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई? एथोनिक अम्ल को कहते हैं कि मेथोनिक को बोलते हैं कि प्रोपेनॉन को कहते हैं कि इनमें से किसी नहीं को कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, वो आपका हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु, देखिए विद्युत अपघटनी जो प्रोसेस होता है जिससे आपका कॉपर निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें बोला जा रहा है अशुद्ध धातु कहाँ पर रहता है, कहीं दो इलेक्ट्रोड होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो अशुद्ध धातु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कि एनोड बोलते हैं, कि कैथोड बोलते हैं, कि अपघटय बोलते हैं, कि इनमें से सभी। तो अशुद्ध धातु को बोलते हैं प्यारे मित्रों एनोड, और शुद्ध धातु को बोलते हैं कैथोड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? यह अष्टक सिद्धांत भाई किसने दिया? क्या डोबेराइनर ने दिया, कि न्यूलैंड्स ने दिया, कि मेंडलीफ ने दिया, कि हेनरी मोजले ने दिया? मोजले भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये जो अष्टक सिद्धांत है ये आपको तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में देखने को मिलेगा। जब हम एलिमेंट्स को बांट रहे थे तो एलिमेंट्स को बांटने के समय कौन कौन वैज्ञानिक पहले आए? सबसे पहले एलिमेंट को बांटा डोबेराइनर ने, क्रिक का नियम दिया। फिर आया न्यूलैंड्स जिसने अष्टक का नियम दिया, और इसमें अष्टक ही पूछा गया, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड्स। मेंडलीफ बाद में आया, फिर उसके बाद हेनरी मोस्ले आया। अब देखिए इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिखाई देगा? एबीसी में बोले तो डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ में जब तत्वों को बांटा जा रहा था तो उनका जो आधार था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रमानुसार, ठीक है, आवर्त फलन के रूप में बताया गया था। ई लिया था 3 गो, बीच वाला होता है, और ई बोला था 8 गो के बाद जो आता है, 7 गो के बाद आता है, मैंने सारेगामा पाधा निशा के बारे में बताया था, और मेंडलीफ ने बताया था। ठीक है, अगर हम प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तो एक समय आवर्त फलन हो जाएगा, आवर्त फलन मतलब मिलेगा उसका 8वां तत्व। और हेनरी मोस्ले ने क्या बताया? इसने बताया परमाणु क्रमांक के आधार पर जब हम सजाएंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा, और इसी को हम लोग अभी मानते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी के रचयिता भी कहलाते हैं। और इस प्रश्न में बोला अष्टक, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। क्या गुणधर्म होता है? परमाणु आधुनिक बोला है तो अभी बताएं आपको आधुनिक में क्या होता है? साइज तो होगा नहीं, परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को क्या करता है भाई? नीला करता है। अब देखिए आयन बोला गया है, ना एसिड है और ना ही बेस है, ना अम्ल है ना क्षारक है भाई, आयन दिया हुआ, कैसे जानिएगा? तो देखिए सबसे पहले अम्ल जो छोड़ता है ना बाबू, वो H+ आयन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? H+ आयन पानी में घुलने के पश्चात। और क्षारक को घुलाओगे तो बाबू OH- आयन, यानी ये क्षारक। अब बाकी इससे तो कोई लेना देना है नहीं, हम लोग को अम्ल और क्षारक से लेना देना है। तो क्या बोला है? नीला करता है, अम्ल के लाल, नीला के क्षार, यानी हो जाएगा आपका OH। इस प्रश्न का सही जवाब देखिए OH- आयन लाल को नीला करता है और H+ आयन नीला को लाल करता है। और इसी से एक कहानी आपको हम बताए थे, याद कीजिए, अम्ल के लाल, नीला के क्षार। अम्ल हमेशा लाल होगा, ये लाल अम्ल होगा, नीला के क्षार मतलब नीला क्षार मतलब क्षारक होगा, ये क्षार कौन होगा? नीला होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ZnCuSO4 रिएक्शन ZnSO4 + Cu। देखिए रिएक्शन से भी पूछा जाता है प्रश्न प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए। Zn एक तत्व है, कॉपर सल्फेट है, और इधर Zn आ जा रहा है, यानी ये विस्थापित हो रहा है। और किसको छोड़ दे रहा है भाई? Cu को। Cu टाटा बाय बाय हो जा रहा है, यानी ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn एक अभिक्रियाशील तत्व है। किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है? Cu से, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, उसके यौगिक से इसको लात मार के हटा दे रहा है, यानी Cu को बाहर फेंक दे रहा है और उसके जगह पे ये चल जा रहा है, यानी इसे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसका पीएच संभवतः होगा, पीएच मान क्या होगा भाई? नीले को लाल करता है, नीला को लाल कर दिया यानी 7 से कम हुआ, और 7 से कम क्या है? ये तीनों नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? क्या संतरा में पाया जाता है, कि टमाटर में पाया जाता है, कि सिरका में पाया जाता है, कि इमली में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है सब्जियों में। किस में पाया जाता है प्यारे दोस्तों? सब्जियों में पाया जाता है। तो क्या हम संतरा को सब्जी बोलेंगे?
नहीं बोलेंगे, इमली को भी सब्जी नहीं बोलेंगे, सिरका को तो बोल भी नहीं करेंगे क्योंकि एसिटिक एसिड का भाग होता है, ये एसिटिक एसिड से बनाया जाता है सिरका यानी विनेगर। तो यानी टमाटर को सब्जी में गिना जाता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, और टमाटर में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब देखिए 4 धातुएं आपके सामने हैं, इसमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा धातु है। देखिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर देखा जाए तो धातुएं ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, क्योंकि जैसे ही इसको हवा में छोड़ा जाता है भाई ये तुरंत क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, जलने लगता है। तो कौन सा धातु है जो तुरंत जलने लगता है और सबसे अधिक, क्या मैग्नीशियम की कैल्शियम की सोडियम की पोटासियम। अब देखिएगा सर सब में यम यम है, यानी सब तो एक ही ग्रुप का पार्टी लग रहा है। अब एक ही ग्रुप का पार्टी है तो कैसे जानिएगा कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आपका हो जाएगा पोटासियम। पोटासियम जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। काली नाथ का माली आपको याद करके रखना है, काली नाथ का माली, माली ये होता है अभिक्रियाशीलता, ये हो गया पोटासियम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लिथियम, ये सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सबसे ऊपर में क्या है पोटासियम, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोटासियम। एक्वा रेजिया जिसे रॉयल जल या इसको अम्लराज के नाम से जाना जाता है, अम्लराज, ठीक है। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। जब हम लोग अम्लराज का बात करते हैं, अम्लराज बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, तो इसके अंदर हम लोग डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और डालते हैं नाइट्रिक एसिड। तो कितना अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है 3:1 के भाग में डाला जाता है, ये बनाया जाता है। 3:1 बोले तो ये HCl हो जाएगा, ये नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक स्ट्रक्चर दिया, देखिए C है, H है, O है, अभी आपको हम बताएं CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रोपेनॉन का आणविक सूत्र है C3H8, बिल्कुल सही है। इसमें कितने बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा गया। सबसे पहले फिगर छापिए, कार्बन कई गो है, 3 गो, हर एक कार्बन का 4-4 गो बॉन्ड होता है, तो 4-4 गो बॉन्ड देते हैं। एक हाइड्रोजन इधर, 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 गिनिए बॉन्ड कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्ड कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, कहां समझा रहे हैं भाई, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है क्या, घटता है क्या, अपरिवर्तित रहता है, तो देखिए अपरिवर्तित तो होगा नहीं, घटेगा कि बढ़ेगा, इन दोनों में फंसिएगा। तो देखिए धातु है, कि लेफ्ट साइड में धातु है और राइट साइड में अधातु है, तो जैसे जैसे हम अधातु की ओर जाते हैं तो क्या होता है, उनका परमाणु साइज कम होते जाता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है यानी परमाणु का साइज घटेगा। देखिए धातुओं का परमाणु बड़ा होता है और अधातुओं का परमाणु छोटका नियर होता है, तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु का साइज ऐसे बड़ा होता है, फिर ऐसे छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, ऐसे करके छोटा होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, तो इस कारण हम कह सकते हैं परमाणु का आकार कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। ऊर्ध्व मतलब एक तरह से होता है आपका समूह, जिसको ग्रुप कहते हैं। कई गो होता है, 7 होता है कि 9 होता है कि 15 कि 18, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है, आधुनिक में कितने समूह है, 18 समूह है। ठीक है, पहले समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु के नाम से जानते हैं उसको, वो उसका ट्रिक है अलीना करे रब से फरियाद। दूसरा वाला होता है अल्कली मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, इस तरह से क्या है वो सब आप याद कर सकते हैं, अगर आप साइंस लिए हैं तो जरूर पढ़े होंगे 11th-12th में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्यारे दोस्त आपको बताना ये सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।